28 मई देश के एक अमर सपूत का जन्मदिन। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेने वाले जिस मेधावी युवा ने 1857 की क्रांति को इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिलवाया, अंग्रेजों ने जिस 23 साल के युवा के क्रांतिकारी विचारों को कुचलने के लिए एक ही जीवन में दोहरा आजीवन कारावास भुगतने के लिए 50 सालों की सजा सुनाते हुए अंडमान की जेल में बंद कर दिया था, ये सोचते हुए कि काला पानी की उस कठोर सजा को भुगतते भुगतते वो व्यक्ति उन काल कोठरियों में ही खत्म हो जाएगा। पर वो तो अंग्रेजों से भी कहीं तेज निकला, वो उनकी कैद से भी बाहर निकला और भारत को आजाद कराने में 1947 तक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता रहा। क्या आप जानते हैं उनका नाम? शायद नहीं, या फिर जानते हैं तो आपके दिमाग में उनके खिलाफ टनों जहर भर दिया गया है कि वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, डरपोक थे, काला पानी की सजा से मुक्ति पाने के लिए दया याचिका लिखते थे, आदि आदि न जाने क्या क्या। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेरे एक आदर्श पुरुष, मां भारती के अमर सपूत वीर दामोदर सावरकर की। ये समझना आज आवश्यक है कि जिस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता व सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उसको लेकर उसी के देश के कुछ लोग बहुत ही शर्मनाक अफवाहें उड़ाते हैं। आखिर क्यों उड़ाते हैं? इसका उत्तर आपको निश्चित रूप से ढूंढना चाहिए। मैं आपके इस कार्य में कुछ मदद करता हूं। क्योंकि सावरकर एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, वो प्रखर राष्ट्रवाद पर बात करते थे, हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए भारत भूमि पर जन्मे सभी धर्मों को इसमें समाहित करते थे। कांग्रेस से इतर देश के एक बड़े राजनीतिक दल हिंदू महासभा के 7 वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इसलिए कांग्रेस के कुछ पिछलग्गू आज भी उन पर वाहियात आक्रमण करते रहते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 10 मिनट का समय देकर ये वीडियो अंत तक निष्पक्षता से अवश्य देखिए। मेरा वादा है कि आज तक उनके बारे में आपके दिमाग में बैठाए गए हर एक अफवाही प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिल जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। तो बात की शुरुआत करता हूं आजादी के वक्त के देश के अंदर के राजनीतिक माहौल से। उस वक्त देश के अंदर मुख्यतः 4 बड़े राजनीतिक दल हुआ करते थे। नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 कम्युनिस्ट पार्टियां जो थीं यानी कि वामपंथी, नंबर 3 मुस्लिम लीग और नंबर 4 हिंदू महासभा। हुआ यह कि स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और कांग्रेस की तरफ से नेहरू दोनों के दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब उनकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान बन गया। खैर, आजादी के बाद मुस्लिम लीग के अधिकांश बड़े नेता भारत छोड़कर पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे चले गए। जो वामपंथी थे वो कांग्रेस के पिछलग्गू बन गए और धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर देश की संस्कृति का तहस नहस करने के कार्य में लग गए। बची हिंदू महासभा जो कांग्रेस के नियंत्रण में नहीं आती थी, तो कांग्रेस को अपना भारत में जो राजनीतिक खतरा था वो केवल और केवल उन्हीं से दिखाई दे रहा था और उनके सबसे बड़े नेता हुआ करते थे वीर सावरकर। उन्हें नेहरू सरकार ने गांधी जी की हत्या के आरोप में लपेट दिया और हिंदू महासभा पर भी बैन लगा दिया। लेकिन वो धूर्त कांग्रेसी, कोर्ट में केस चल रहा था और वो धूर्त कांग्रेसी अंत तक वीर सावरकर के ऊपर गांधी जी की हत्या में शामिल होने की बात को साबित न कर सके और अदालत को उस महान व्यक्तित्व को बाइज्जत बरी करना पड़ा। पर हिंदू महासभा के कमजोर पड़ जाने के बाद सत्ताधारी कांग्रेस, क्योंकि भाई आजादी के बाद सत्ता में तो वही बैठे थे, तो सत्ताधारी कांग्रेस ने वामपंथियों को भारत का अपमानजनक इतिहास प्रस्तुत करने का जिम्मा दिया। अभी समझाता हूं कि क्या किया उन्होंने और कैसे हुआ ये। और वामपंथी इस तरीके से बन गए इतिहासकार, पर मैं इन्हें कहता हूं बकवासकार, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र भारतवर्ष के बच्चों को महान भारतवर्ष का गलत इतिहास पढ़ाया। ऐसे ही कुछ बकवासकार हैं, जैसे कि अगर आपने नाम सुना हो, रोमिला थापर हैं, रामचंद्र गुहा है, कई लोग हैं जो जेएनयू से यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया। पढ़ाया यह जाना चाहिए था कि भारत के महान गणितज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने कौन सी बड़ी बड़ी खोजें की। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के एक महान ऋषि हुए हैं, अगर आपने नाम सुना हो, आचार्य सुश्रुत।
उनके शल्य चिकित्सा के ज्ञान का वर्णन होना चाहिए था, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी भी फादर ऑफ सर्जरी के रूप में स्वीकार करती है। पर सोचिए जरा, भारत में कितने लोग उनका नाम भी जानते हैं। भारत में 1500 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा बात को, भारत में 1500 साल पहले ऐसा लौह स्तंभ किसने बनाया जिस पर आज तक जंग नहीं लगी थी। दुनिया उस समय पता नहीं ठीक से मेटलर्जी जानती भी थी कि नहीं जानती थी, लेकिन भारत ने ऐसा लौह स्तंभ खड़ा कर दिया था जिस पर आज तक 1500 साल हो चुके हैं, आज तक उस पर जंग नहीं लगी। दुनिया जब दो धातुओं को मिलाकर एक मिश्रित धातु यानी अलॉय बनाना नहीं जानती थी, उस वक्त हम 8 धातुओं को मिलाकर अष्ट धातु की मूर्तियां बनाते थे। ये हमारी उपलब्धियां थी। योग, ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन का जैसा दर्शन भारत में हजारों साल पहले लिख दिया गया था, वैसा दर्शन आज भी किसी देश व उनकी संस्कृति के पास नहीं है। दुनिया के समक्ष भारत का यह गौरवशाली इतिहास प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, और यदि ऐसा किया गया होता तो हमारे देश में पश्चिम की खोखली संस्कृति को फॉलो करने की होड़ नहीं मचती, बल्कि अन्य संस्कृतियां सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ती। पर यह सब हो न सका। बॉलीवुड को भी इसी काम में लगा दिया गया कि पश्चिम की संस्कृति को ही हाईलाइट कर दिया जाए, ना कि भारत की संस्कृति को उठा के दिखाया जाए। और इन सब की वजह यही कि आजादी के बाद सत्ता आई कुछ मॉडरेट कांग्रेसियों के हाथ, जो कि कतई प्रखर राष्ट्रवादी नहीं थे, और उन्हें व वामपंथी बकवासकारों को यह कतई स्वीकार्य नहीं था कि भारत की सनातन संस्कृति का मान इतना बढ़े कि अन्य विदेशी संस्कृतियां जो भारत में पिछले 700-800 सालों में कुछ विदेशी आक्रमणकारी और लुटेरों के माध्यम से लाकर थोपी गई थी, उन्हें यहां कोई दिक्कत हो। और भारत में शुरू हो गई छद्म धर्म निरपेक्षता की नौटंकी। अकबर, औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों को महान बताकर उनके नाम पर सड़कों और इमारतों आदि के नाम रखे जाने लगे। भारत में ही सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाकर धर्मांतरण कराने का खेल मिशन के रूप में चलने लगा, और यह सब बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ। बच्चों के मानस पटल पर यह धीरे धीरे स्थापित किया गया कि भारत तो हमेशा से गुलाम रहा, यहां की तो कोई बहुत बड़ी महान संस्कृति थी ही नहीं। सारी गणितीय और वैज्ञानिक खोजें जितनी भी हुई हैं, ये सब यूरोप में की गई। इसीलिए आप देखिए, आप साइंस की किताब उठा के देखिए, उसमें कितने आचार्यों का नाम, भारत के ऋषि मुनियों का कितनों का नाम आपको मिलता है। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं और आपको बता दूं, पूरी फिजिक्स पढ़ाने के बाद भी किसी भी भारतीय आचार्य का नाम हमें किताबों में नहीं पड़ता। इसके जिम्मेदार कौन है? आप स्वयं सोचिए कि जिस देश के बच्चों में अपनी संस्कृति को लेकर गर्व की अनुभूति नहीं होगी, वो दूसरों का अनुसरण नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? दूसरी चीज जो इन वामपंथी बकवासकारों ने बड़ी चतुरता से फैलाई, वो ये थी कि आजादी की पूरी लड़ाई तो मात्र इन कांग्रेसियों ने लड़ी। ये सावरकर, हेडगेवार, हिंदू महासभा, आरएसएस, जितने भी ये राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी लोग थे, ये सब वामपंथी बकवासकारों के अनुसार तो अंग्रेजों के साथ थे। जबकि सच्चाई ये है कि आजादी के बाद भी अंग्रेजों के इशारों पर काम तो नेहरू और जिन्ना जैसे नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस और मुस्लिम लीग कर रही थी। पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी था कि कोई दूसरा राजनीतिक दल मजबूत ना होने पाए, और उसके लिए सावरकर आदि के खिलाफ जहर को लोगों के दिमाग में स्थापित करना इनके लिए बहुत जरूरी था, जिसके लिए बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई, षड्यंत्र रचे गए। हद तो तब हो जाती है जब आज भी वीर सावरकर का जन्मदिन आता है तो कांग्रेसी व वामपंथी ताकतें उन अफवाहों को फिर से हवा देना आरंभ कर देती हैं। और इसीलिए वर्ष 2020 में मैंने इस पूरे विषय पर गहन शोध कार्य किया और 9 एपिसोड्स में एक श्रृंखला तैयार की, सावरकर वर्सेस कांग्रेस। इस वीडियो के साथ उन सभी 9 एपिसोड्स की लिंक मैं अटैच कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि रोज एक एपिसोड देखिए, मतलब आराम से देखिए, एक एक एपिसोड करके देखिए, पूरे साक्ष्यों के साथ एक एक बात रखिए। षड्यंत्र के तहत आपके दिमाग पर अफवाह की जो मोटी परत चढ़ाई गई है वो पूरी की पूरी छट जाएगी, यह मेरा दावा है। और धूर्त कांग्रेसियों, ध्यान से समझिएगा एकदम, इन धूर्त कांग्रेसियों और वामपंथी बकवासकारों को भी मेरी खुली चुनौती है कि इन एपिसोड्स को मैंने जो भी तथ्य दिए हैं, जो भी इन 9 एपिसोड्स में मैंने तथ्य रखे हैं, यदि आप उन्हें गलत साबित कर देंगे तो क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं वो एपिसोड डिलीट कर दूंगा। पर काफी समय हो चुका है। जून 2020 में ये एपिसोड्स मैंने बनाए थे और तब से लेकर अभी तक कोई भी विरोधी इन एपिसोड्स में कुछ भी गलत साबित कर नहीं सका है। आपको यह भी बता दूं कि हर एपिसोड में एक बड़े प्रश्न को केंद्र में रखकर पूरे साक्ष्यों और तथ्यों को दिखाते हुए एक गहन विवेचना के रूप में उत्तर प्रस्तुत किया गया है।
पहले एपिसोड का केंद्रीय प्रश्न जो था वो ये था कि कांग्रेस की स्थापना किस मूल भावना से हुई थी। इनको भी तो समझना बहुत जरूरी है कि ये बने क्यों थे। दूसरे एपिसोड का मैंने प्रश्न लिया था कि किन परिस्थितियों में हिंदू महासभा की जरूरत पैदा हुई। कांग्रेस पार्टी तो थी ही, फिर हिंदू महासभा की जरूरत क्यों हुई यह भी समझना जरूरी है। तीसरे एपिसोड का मैंने प्रश्न लिया कि क्या थे वो छुपे कारण कि भयभीत अंग्रेजों ने सावरकर जैसे मात्र 23 साल के युवा क्रांतिकारी को कठोरतम कारावास यानी कि काला पानी की सजा दे दी। चौथे एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि काला पानी क्या था, एक्चुअली ये था क्या, और क्या कभी किसी कांग्रेसी नेता को काला पानी या इस प्रकार की कोई सजा मिली है अथवा नहीं। चौथे एपिसोड में ये बताया है। पांचवा एपिसोड मैंने लिया कि राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के अंग्रेजों द्वारा दमन पर, उनको फांसी दी जा रही थी, उनका दमन किया जा रहा था, उन्हें काला पानी जैसी कठोर सजा दी जा रही थी, इस पे मॉडरेट कांग्रेसी क्यों मौन रहते थे। छठा एपिसोड मैंने रखा कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई, तो भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के किसने किसने और कौन कौन से प्रयास किए और उन प्रयासों में अड़ंगा कौन लगाता था, यह भी समझना बहुत जरूरी है। साथ ही इस एपिसोड में हम लोग यह भी समझेंगे कि सावरकर के उस दौर के सामाजिक कार्य क्या थे। ठीक है, सातवें एपिसोड में हम लोग ये समझेंगे कि हिंदू महासभा के रहते हुए, क्योंकि हिंदू महासभा बन चुकी थी, आरएसएस का गठन डॉक्टर हेडगेवार को क्यों करना पड़ा और किन परिस्थितियों में करना पड़ा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्या ये दो अलग धाराएं थी या दोनों सेम धारा में काम कर रहे थे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आठवां एपिसोड जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। उसमें हमने प्रश्न लिया है सावरकर ने युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को क्यों कहा, क्योंकि ये एक अफवाह के रूप में हमेशा फैलाया जाता है कि सावरकर ने भारत के युवाओं को प्रेरित किया कि अंग्रेजी सेना में जाके भर्ती हो जाओ, जबकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो इसका विरोध कर रही थी। तो आखिर उन्होंने अगर किया तो ऐसा क्यों किया, इस मिथ को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। तो 8वें एपिसोड में ये प्रश्न लेंगे। 9वें और अंतिम यानी कि कंक्लूडिंग एपिसोड का केंद्रीय प्रश्न है कि आजादी की जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई है, जो अंतिम 5-10 साल की जो लड़ाई थी, उसमें सावरकर, नेताजी और वैश्विक शक्तियों के त्रिकोण का ऐसा क्या रहस्य था जिस पर से अभी तक बहुत से लोग पर्दा नहीं उठा पाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ वीर सावरकर के संबंध में फैलाई गई बहुत सी अफवाहों से भी यह श्रृंखला पर्दा उठाने की आवश्यक भूमिका निभाती है। तो देश की आम जनता से, ध्यान से समझिए, मैं पार्टियों से बात नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं, देश की आम जनता से मेरी अपील है कि निष्पक्षता से एक राष्ट्रवादी व्यक्ति की तरह इस पूरी श्रृंखला को देखिए, आराम आराम से रोज एक एक एपिसोड करके देखिए और अपने अन्य मित्रों को भी ये प्रेषित करिए, फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, जय भारत।